नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी बड़े घर की बेटी। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार तथा नंबरदार थे। उनके पिताजी किसी समय बड़े धन्य धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था, पर अब उनकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पिंजर के अलावा और कुछ न था। पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी थामे उनके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। बड़े का नाम नीलकंठ था। उसने काफ़ी परिश्रम तथा उद्योग के पश्चात बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक तरफ दफ्तर में नौकरी था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखरा, चौड़ा सीना, भैंस का 2 सेर दूध वह उठकर सवेरे पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की आदत बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके तन को निर्मल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी में वैदिक ग्रंथों का उसका विशेष स्नेह था। आयुर्वेद औषधि पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे में प्रायः सरल की सुरीली कर्म ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर व कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं को खास प्रेमी न थे, बल्कि बधुआ पूरे जोर से उनकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और खुद न किसी पात्र का अभिनय करते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलकर जुलकर रहने में तो अरुचि होती है। उन्हें वह जाति और देश के लिए हानिकारक समझते थे। इसी कारण गांव की ललनाएँ उनकी निंदक थी। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच नहीं करती थी। खुद उनकी पत्नी इस विषय के विरुद्ध थी। यह इसलिए नहीं कि उसके सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उनका विचार था कि अगर कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन के कलह में जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उनके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, 1 हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी, सिकरे, झाड़, फानूस, अनारेरी, मजिस्ट्रेटी एवं ऋण को एक प्रतिष्ठित तालुकादार के भोग्य पदार्थ हैं। सभी वहाँ विद्यमान थे। उनका नाम था भूप सिंह। बड़े उदारचित्त और प्रभावशाली पुरुष थे, मगर दुर्भाग्य से एक लड़का भी न था। 7 लड़कियाँ हुई और देवयोग से सब की सब जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 विवाह दिल खोल कर किए, पर 15-20 हज़ार रुपये का कर्जा सिर पर हो गया। जब आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से ज़्यादा रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक स्नेह करते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। वे न तो यही जानते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और यही स्वीकार था कि उसे खुद को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उसके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। शायद नगरी प्रचार के लिए चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। आनंदी अपने घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उसने बचपन से ही आदत पड़ी थी, वह तो यहाँ नाम मात्र को भी न थी। हाथी घोड़े का तो कहना ही क्या। कोई सजी हुई सुंदर
बहली तक भी न थी। रेशमी स्लीपर हाथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियाँ तक न थी, जमीन पर फर्श न थे, न दीवार पर तस्वीरें थी। यहाँ एक सीधा सादा देहाती गृहस्थ मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने इस नई अवस्था के अनुकूल बना लिया, जैसे अपने विलास के समान कभी देखे ही न थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सी 2 चिड़िया लिए हुए आया तथा भावत से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे बहुत भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। जब वो नया व्यंजन बनाने बैठी, हांडी में देखा तो घी पाव भर से ज़्यादा न था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं डाला? आनंदी ने कहा, सारा घी मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों ही घी आया है, इतनी जल्दी खत्म हो गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में ही डाल दिया। जिस प्रकार सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावच की यह ठिठाई बहुत बुरी लगी। तिनक कर बोला, मैके में तो जैसे घी की नदी बहती हो। स्त्री गालियाँ सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उसे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का था, वहाँ इतना घी रोज नाई खाकर जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, मन चाहता है जीभ पकड़कर खींच लूँ। आनंदी को क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह तो उनका इस मज़ा जरूर चखाते। अब अपढ़ उजड़ ठाकुर से न रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब मन चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा तथा तुम्हें भी। आनंद ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में चोट आई। क्रोध के मारे हवा में हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल तथा साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसने अपने पति के ही बल व पुरुषत्व पर घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते हैं। बृहस्पति को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, न कुछ खाया न पिया, उनकी राह देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय पर आए तथा आकर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार, कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इस बातों से ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधि न रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना कठिन हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी प्रकार भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, वरना एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बड़े बेटे की तरफ से साक्षी दी तथा कहा, हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी, अगर वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या है? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही खुद ही उलझ पड़ी मैके के सामने हम लोगों को कुछ नहीं समझती है। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। यह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, मन तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में क्या हंगामा मचा रखा है? आनंदी की तेवड़ियाँ पल बर पड़ गए। झुंझलाहट से पूरे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊँ तो मुँह झूला साधु।
श्रीकंठ, इतनी गर्मी क्यों होती हो? बात तो बताओ। आनंदी, क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है। नहीं तो गंवार लड़का जिसको चपरासीगिरी करने की भी सहूर नहीं, मुझे खराउ से मारकर यूँ न करता। श्रीकंठ, सब हाल साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से ज़्यादा न थे। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो बोला दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी पर मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे सहा नहीं गया। कहा कि वहाँ तो इतना घी नाई खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। अगर हाथ से न रोक लेती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा है वह सच है अथवा झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। यहाँ तक हो गया उसके लड़के का यह साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उसकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कभी कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोध अग्नि भड़काने में तेल का काम कर देते हैं। पूरी रात करवटें बदलते रहे। अग्निदाता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने पिता के पास आकर बोले, दादा, अब घर में मेरा निवाह न होगा। इस तरह किसी विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर नीलकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, मगर दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे बातें अपने मुंह से करनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सरल है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे। बोले, क्यों? श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। उनके घर में अब अन्याय तथा हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे औरतों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है। कहीं बात की चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं सांस न लूँ। बेनी माधव सिंह कुछ उत्तर दे सके। श्रीकंठ सदैव उसका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा अवाक रह गया। सिर्फ इतना ही बोला, बेटा, तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती है। उनको बहुत सिर चढ़ाना ठीक नहीं। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप खुद जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, मगर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उदारता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय व पशुवत व्यवहार मुझे असहाय है। आप इस सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए। ऐसी बातें और ज़्यादा न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है। उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। पर श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं मानता। बेनी माधव सिंह, औरत के पीछे? श्रीकंठ, जी नहीं, उसकी क्रूरता व अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, मगर यह स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच गांव के दूसरे कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियां ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियाँ सुनने के लिए उनकी आत्माएं थिलमिलाने लगी। गांव के कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुलनीतिपूर्ण गति पर मन ही मन ईर्ष्या करते थे। वह कहा करते थे, नीलकंठ अपने बाप से दबता है,
इसलिए वह दब्बू है। उसने अपनी विद्या पढ़ी तथा वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते। यह उनकी मूर्खता है। इस महानुभाव को अपनी शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने व कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे। इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ क्यों न हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। फौरन कोमल शब्दों में बोले, बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो मन चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथखंडों का उसे क्या पता। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न आया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में न रह पाऊंगा। बेनी माधव, बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह ना समझ लड़का है, उसे तो कुछ भूल हुई, उसे तुम बड़े होकर माफ़ करो। श्रीकंठ, इसकी इस कष्टुता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं। आपको अगर वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उसे कहिए जहाँ चाहे वहाँ चला जाए। बस यह मेरा आखिरी निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़े बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उसका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस नहीं हुआ कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले अथवा पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान न करता था। श्रीकंठ का भी इस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक नहीं था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु जरूर लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले वर्ष जब उन्होंने अपने से टेढ़े जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया था। 5 रुपए के खुले पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बहुत ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसमें संदेह नहीं कि उसने किए पर पछतावा रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहेंगे, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊं, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, मगर उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख नहीं होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से न सहा गया। वह रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह न समझे कि वह रो रहा था। अब आनंदी के दरवाजे पाकर बोला, भैया, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे माफ़ करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के दरवाजे पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली तथा कतराकर निकल गए, जैसे उसकी परछाई से दूर भागते हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, मगर अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से दयावती थी। उसे उसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी।
वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि वह इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह डर भी लग रहा था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहे, तब कैसे क्या करूँगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ माफ़ करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी जाता रहा। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नैन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु न थी। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े रो रहे हैं। श्रीकंठ, तब मैं क्या करूं? आनंदी, अंदर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से झगड़ा उठाया। श्रीकंठ, मैं न बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है। ऐसा न हो कहीं चल दे तो कह दो वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिर कर देखा, फिर आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह न देख सके। आनंदी, मैं नहीं जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने के लायक नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे मत बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह पता नहीं चल जाएगा कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर से नहीं रहूँगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहती हूँ कि तुम्हारी तरफ से मेरे मन में जरा भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को बाहों में भर लिया। दोनों भाई फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया, अब कभी न कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके अलावा आप जो भी दंड देंगे मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लुल्लू, अब इन बातों को याद न रखो। ईश्वर ने चाहा तो फिर ऐसा मौका न आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को आलिंगनबद्ध देख आनंद से पुलकित हो उठे। बोले, बड़े घर की बेटियां ऐसी होती है, बिगड़ा काम भी बना लेती हैं। गांव में जितने भी संपूर्ण वृतांत सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। ऐसी ही होती है बड़ी घर की बेटियां। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।